मौर्यकालीन या गुप्तकालीन प्रशासन। मौर्यकालीन प्रशासन में साम्राज्य का जो स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक ही था और शासन का जो प्रधान था वो राजा ही हुआ करता था। न्यायाधीश का काम भी राजा ही किया करता था, राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश कहलाता था। मौर्य काल में राजा की सहायता के लिए जो दो संस्थाएं थी वो थी मंत्रिपरिषद और मंत्रीण। कुछ जो कैबिनेट मंत्री की तरह कुछ मंत्री थे जो 3 से 4 हुआ करते थे, उन्हें मंत्रीण कहा जाता था, मंत्रीण सभा, मंत्रीण संस्था कहा जाता था। और कुछ जिसमें सभी मंत्री आते थे, 12 से 20 मंत्री, उसे मंत्रिपरिषद कहा जाता था। जहां वे बैठक करते थे उस स्थान को मंत्र भूमि कहते थे। और प्रशासन की सुविधा के लिए 18 विभाग बने हुए थे। उन विभागों को तीर्थ कहा जाता था। मौर्य काल की बात हो रही है ना? गुप्त काल और मौर्य काल को हम पढ़ रहे हैं अभी। तो हम प्राचीन काल देख चुके हैं। इससे पहले वाला वीडियो आप देखें अगर आपको प्राचीन काल समझना है और आप पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं। तो प्रशासन की सुविधा के लिए 18 विभाग थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। ये शब्द आपको याद रखना होंगे। प्रत्येक विभाग का संचालन अमात्य करते थे। मौर्य काल में अमात्य शब्द आया था और अमात्य जो थे उन्हें कैसे डिवाइड किया गया था? मंत्री और पुरोहित, समाहर्ता, सन्निधाता, सेनापति, युवराज, प्रतिष्ठा, व्यवहारिक, नायक, कर्मांतिक, मंत्री परिषदाध्यक्ष, दंडपाल, अंतरपाल, दुर्गपाल, पौर, प्रशास्ता, दोवारिक, आंतरवशिक, आठविक। इस तरह 18 अमात्य थे। गांव और ग्राम और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालय भी होते थे। संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय, जनपद, पाटलिपुत्र। तो इसमें जो सबसे छोटा था वो संग्रहण था और सबसे बड़ा जो न्यायालय था वो पाटलिपुत्र था, जिसे केंद्रीय न्यायालय कहा जाता था। 2 तरह से विभाजित किया हुआ था न्यायालयों को, धर्म स्तरीय और कंटक शोधन। और जो मौर्यकालीन शासन था ना वो बहुत केंद्रीकृत शासन माना जाता है। सुगठित पुलिस और सैनिक संगठन थे और राजस्विक तंत्र के साथ मिलकर केंद्रीकरण की इस प्रवृत्ति ने राज सत्ता को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की थी, जिसकी अभिव्यक्ति शासन से हुई। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को जब हम देखते हैं तो उसे इस तरह से चार्ट में हम लिख सकते हैं इकाइयों को और उनके प्रमुख को। तो सबसे स्मॉल लेवल पर ग्राम था, जिसमें ग्रामिक था। 10 ग्राम पे संग्रहण, 20 ग्राम पर खारवटिक, 440 ग्राम पर द्रोणमुख था। नगर या 800 ग्राम से मिलकर जो नगर बनता था उस पर नागरिक हुआ करता था। जनपद पे समाहर्ता था। मंडल में महामात्य हुआ करते थे और 6 चक्र जिनसे मिलकर प्रांत बनता था उसमें कुमार हुआ करते थे जो राजवंश के व्यक्ति होते थे और पूरे के पूरे साम्राज्य का प्रमुख राजा हुआ करता था। फिर आता है गुप्त काल। गुप्त काल में भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और सम्राट ही सर्वोच्च था। गुप्त काल में केंद्रीय कर्मचारियों का प्रमुख अधिकारी कुमार मात्य, जो कि आधुनिक आईएएस के समान होता था। कुमार मात्य आधुनिक आईएएस के समान एक पोस्ट होती थी। और भी कर्मचारी हुआ करते थे, यानी कि यहाँ से लोक सेवाओं को एक व्यवस्थित रूप मिलना शुरू हो गया था। सर्वाध्यक्ष, महाप्रतिहार, महासेनापति, रणभंडारिक, दंडपारिक, विनय स्थिति स्थापक, अग्रहरिक, गौलमिक, शल्यक, ध्रुवाणिक आदि कर्मचारी हुआ करते थे। यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था थी गुप्त काल में, उसमें भी ग्रामिक मिल जाएगा आपको, नगर में नगरपति, विषय या जनपद पर विषयपति, प्रांत जिसे कि भुक्ति देश या भोग कहा जाता था, और साम्राज्य जिसमें राजा हुआ करता था। अगर डिफरेंस की बात करें तो मौर्य काल में गांव की व्यवस्था सबसे ऊपर थी, जबकि गुप्त काल में नीचे से थी, है ना। मौर्य काल में गांव की व्यवस्था ऊपर से थी जबकि गुप्त काल में नीचे से थी। गुप्त नौकरशाही उतनी विशाल और सुसंगठित नहीं थी जितनी मौर्य नौकरशाही में थी। गुप्त राजाओं को सामंत और अनुदान भोगियों के कारण अनेक अधिकारियों की जरूरत होती थी। गुप्त काल में विकेंद्रीकरण का तत्व प्रबल था। हमने देखा कि मौर्य काल में केंद्रीकरण था, लेकिन गुप्त काल में कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण था। फिर आता है सल्तनत काल। सल्तनत काल में राजतंत्र से सैनिक प्रशासन की ओर ये व्यवस्था चली गई। दिल्ली के सुल्तान निरंकुश स्वेच्छाचारी शासक थे जो कानूनी, राजनीतिक और सैनिक अधिकार रखते थे।
तुर्कियों के सैनिक प्रशासन में देश को कई इक्तों या इलाकों में बांट दिया गया और जिनका प्रमुख इक्तदार हुआ करता था। वजीर एक प्रमुख अधिकारी था जो कोई इक्तदार होता था, कोई एक इक्तदार को वजीर बना देते थे। वजीर के बाद सबसे महत्वपूर्ण विभाग सैनिक विभाग था। दीवाने अर्ज, जिसे सैनिक विभाग को क्या कहते थे, दीवाने अर्ज, जिसका अध्यक्ष होता था आरिजे मुमालिक था। और इसके अतिरिक्त दो विभाग और होते थे, दीवाने रिसालत, जिसमें धार्मिक मामलों, पवित्र संस्थानों, योग्य विद्वानों और साधु पीरों को वजीफा दिया जाता था, जिसके अध्यक्ष को सदर या काजी कहते थे। और जो दूसरा विभाग था वो था दीवाने इंशा, जो सुल्तान और अन्य प्रभुता संपन्न शासकों के बीच और अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ सारा औपचारिक और गोपनीय पत्र व्यवहार करता था। और इनके जासूस भी हुआ करते थे, जिसे वरीद और मुख्य वरीद कहते थे। तो ये था सल्तनत काल, जिसके जस्ट बाद मुगल काल आ जाता है। और मुगल काल की विशेषताएं क्या थी? एक तो केंद्रीकरण था, शासक ही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और शक्ति का पुंज होता था। वापस से देखिए आपकी क्या हो गया, केंद्रीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। पहले केंद्रीकरण पर थे, विकेंद्रीकरण पर आए, फिर केंद्रीकरण पर आ गए। और राजतंत्र, सैनिक प्रशासन, फिर अगेन वापस से अब राजतंत्र की तरफ जाएगा। ये मंत्रिपरिषद की शक्तियां कम हो गई थी, राजा स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग करने लगा था। यहाँ पर राजा जो है वो शक्तिशाली होता जा रहा है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं 3 स्तरों में विभाजित हो गई थी। देखिए आते आते अब यहाँ पर जो है लोक सेवाएं भी विकसित हो रही हैं और साथ ही साथ स्थानीय शासन भी विकसित हो रहा है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं 3 स्तरों में विभाजित हो गई थी, केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन। राजस्व प्रशासन यानी कि कर व्यवस्था जो थी वो व्यवस्थित और निश्चित हो चुकी थी इस काल में, आते आते मुगल काल में। और राज्य स्तरीय स्थानीय प्रशासन यानी कि प्रत्येक प्रांत को 3 भागों में विभक्त कर दिया गया था और प्रत्येक स्तर पर प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। जो न्याय प्रशासन था उसमें भी प्रत्येक स्तर पर एक एक न्यायाधिकारी होता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है जिसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, पहले भी आते थे और अभी भी आते हैं। और अगर आप डिटेल में आंसर लिख रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। मुगल काल का जो केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय शासन था, क्योंकि 3 स्तरों में विभाजित हो चुका था प्रशासन, तो यहाँ से बहुत सारे शब्द, बहुत सारे पोस्ट जो हैं, बहुत सारे कार्य जो हैं वो निकल कर आते हैं इस चार्ट में से। ये मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में बनाया था जब 2007 में मैं अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर रही थी और इसी तरह से मैंने आंसर राइटिंग की थी। मैं ऐसे ही नोट्स बनाती थी और वो कुछ नोट्स जो आज भी रिलेवेंट हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसीलिए तो आप भी, अगर आपको ये ठीक लगे, अगर आपको अपडेट करना हो कुछ तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये पूरा परफेक्ट बना हुआ एक चार्ट है मुगल कालीन प्रशासन का, जिसमें आपको ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चार्ट को याद कर लेते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिक्स हो जाती हैं। देखिए, केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय शासन, तीनों प्रकार के शासन को जब डिवाइड हुआ पहली बार हमारा व्यवस्थित रूप से, तो केंद्रीय शासन में बादशाह हुआ करते थे, उन्हें बादशाह कहा जाता था, जो प्रधान सेनापति, मुख्य न्यायाधीश या धार्मिक क्षेत्र के प्रधान होते थे। मंत्री परिषद होती थी जिसमें प्रधानमंत्री, दीवाने वजीर, मीर बख्शी, खाने सामा, सदर सुदूर, मुहातसिब, मीर आतिश, काजी उल कुजात, दरोगा, डाक चौकी, ये सब हुआ करते थे। मीर बहर, मीर बार और दरोगा टकसाल भी इसके पार्ट होते थे मंत्रिपरिषद के। प्रांतीय शासन में सूबेदार हुआ करता था, दीवान हुआ करता था, सदर हुआ करता था, आमील, बख्शी, पोतदार, फौजदार, कोतवाल, खबरनवीस। इनकी डिटेल भी मैंने यहाँ लिखी हुई है। खबरनवीस 3 तरह के होते थे, वाक़े नवीस, सबाना निगार और खुफिया नवीस। साथ ही साथ स्थानीय शासन में भी आपको 3 तरह के जो अधिकारी देखने को मिलते हैं, फौजदार, शिकदार और मुकदम। फौजदार जो सरकार में शांति व्यवस्था बनाता था, शिकदार जो परगने में, और मुकद्दम जो ग्राम में। यानी कि जो स्थानीय शासन था वो भी 3 पार्ट में डिवाइड था, ग्राम, परगना और सरकार। तो सरकार में फौजदार होता था, परगना में शिकदार होता था, ग्राम में मुकद्दम होता था। और आमिल और पटवारी करके भी 2 व्यक्ति हुआ करते थे, जैसे कि आज भी पटवारी होते हैं। तो आमिल जो था वो परगने में भूमि कर को निर्धारित करता था और पटवारी भूमि के लगान से संबंधित रजिस्टर रखा करता था। ये था मुगल कालीन प्रशासन का चार्ट। मुगल काल के बाद आता है ब्रिटिश काल।
अंग्रेजों ने जब हमारे देश में दस्तक दी, सन 1781 में केंद्रीकरण की योजना के अनुसार रेवेन्यू या राजस्व मंडल का गठन किया गया। ब्रिटिश काल की बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम देख रहे हैं और हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 1781 में रेवेन्यू जो है बोर्ड की स्थापना होती है। 1787 में जिलाधीश, मजिस्ट्रेट, न्याय प्रशासन के कार्यों का एकीकरण किया जाता है, यानी एक ही पोस्ट में तीनों कार्य किए जाते हैं। 1787 में भारत के औपनिवेशिक प्रशासन में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 2 प्रकार की सेवाएं प्रारंभ की गई। औपनिवेशिक यानी कि हम उनके गुलाम थे ना, तो इसलिए उस वक्त 2 तरह की सेवाएं ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू की थी। हमारे आज की आईएएस जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, उन्हीं के पहले जो ये सेवाएं होती थी, कन्वेंटेड और नॉन कन्वेंटेड, यानी कि प्रशमित और अप्रशमित लोक सेवाएं। कन्वेंटेड सीएस सिर्फ अंग्रेजों के लिए थी, जो उच्च पद, उच्च वेतन और सुरक्षा की गारंटी के साथ एक समझौते के रूप में की गई थी। ये देखिए आप, लोक सेवाओं की जब शुरुआत हुई तो वो अंग्रेजों ने की, और अंग्रेजों ने जब की तो उन्होंने इसमें भी पार्शलिटी की थी। जो कन्वेंटेड सेवाएं होती थी, सिविल सर्विसेज होती थी, वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए होती थी। नॉन कन्वेंटेड सिर्फ भारतीयों, पारसियों और अंग्रेजों के लिए थी। ये वर्ग विहीन, कम वेतन, निम्न पद और बिना समझौतों की होती थी। तो इस तरह से 2 लोक सेवाओं की शुरुआत हुई थी। 1858 में कंपनी शासन के अंत और ब्रिटिश क्राउन की स्थापना से प्रशासन तंत्र सरकार बन गया था। तो 58 में क्या होता है, कंपनी शासन का अंत हो गया था, आप सभी जानते हैं, और ब्रिटिश क्राउन ने हमारे देश पर अधिकार कर लिया था, तो प्रशासन से सरकार में आ गए थे जो तंत्र था। 86 और 87 में एचिसन आयोग ने प्रचलित कॉन्वेंटेड तथा अनकॉन्वेंटेड सिविल व्यवस्था को समाप्त कर दिया और 3 तरह की नई सेवाएं शुरू की, इंपीरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट। लंदन से भर्ती होती थी इंपीरियल सिविल सर्विसेज में, और प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट में भारत से ही भर्ती होती थी। तो इस तरह से सिविल सेवाओं का एक और नया रूप विकसित हुआ 86-87 में, जो कि एचिसन कमीशन ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। देन भारतीयों द्वारा इंग्लैंड और भारत में एक साथ परीक्षा कराने के विवाद पर बने 1912 के इंसलिंगटन आयोग की सिफारिश पर इंपीरियल सर्विस में 25% पद भारतीयों के लिए सुरक्षित किए गए। तो एक और कमीशन आता है इंसलिंगटन आयोग 1912 में, जो इंपीरियल सर्विसेज जो कि लंदन में होती थी, उनमें 25% पद जो थे वो भारत के लिए सुरक्षित किए गए। अब लोक सेवा में सुधार हेतु 1923 में वाईकाउंट ली की अध्यक्षता में ली आयोग आता है, जिसमें 2 सिफारिशें की गई ली आयोग द्वारा, आईसीएस में भारतीयकरण और केंद्रीय सेवाओं में भारतीयकरण। आईसीएस यानी कि वो इंपीरियल जो सेवाएं हैं और केंद्रीय सेवाएं। इस आयोग की अनुशंसा पर सन 1926 में भारत में सीपीसीएस यानी कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना होती है, और ये कमीशन 1 अक्टूबर 1926 से अपना काम प्रारंभ कर देता है। इस कमीशन में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। 1926 में पहली बार लोक सेवा आयोग का एक नया रूप देखने को मिलता है, एक संस्था बनती है जो कि आगे जाकर लोक सेवा आयोग बनी है, यूपीएससी बनती है। सीपीसीएस नाम था उसका, सीपीएससी, और सीपीएससी 1926 में गठित हुआ था ली आयोग की सिफारिश पर। ली आयोग 1923 में गठित हुआ था और इसने 2 तरह की सिफारिशें दी थी और सीपीएससी का गठन भी करवाया था। सर रॉस बॉर्कर इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे सीपीएससी के। 1935 में इसका नाम बदल के कर दिया गया एफपीसीएससी, संघीय लोक सेवा आयोग, फेडरल पब्लिक सिविल सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सिविल सर्विस कमीशन। 1935 में इसका नाम चेंज हो जाता है, ये संघीय लोक सेवा आयोग बन जाता है। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा इन अखिल भारतीय सेवाओं यानी कि जो 3 तरह की सेवाएं हैं के कार्मिकों की भर्ती, पदोन्नति, वेतनमान, अवकाश आदि की व्यवस्थाएं होने लगी। 1937 में फिर मैक्सवेल कमेटी आती है। इसकी सिफारिश पर इंपीरियल सर्विस को 2 भागों में किया जाने लगा, सहायक और क्लर्क। तब प्रथम वित्त आयोग संस्थापन अधिकारी ईओ का पद सृजित हुआ, जो पहला नोएल जेम्स राउंटन व भारतीय प्रथम एमएच पटेल था। ठीक है,
तो क्या होता है, उसी वक्त 1937 में मैक्सवेल कमेटी आती है, जो एक काम तो ये करती है कि इंपीरियल सर्विसेज जो हैं उसे 2 भाग में डिवाइड कर देती हैं, और एक पोस्ट उस वक्त बनती है ईओ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर की, जिसमें कि पहले जो बनते हैं वो पहले ईओ नोएल जेम्स राउंटन, और भारतीय जो ईओ बने पहले वो एमएच पटेल थे, जो कि 1947 में बने थे। ठीक है, 2 पॉइंट हैं इसी एक ही सेंटेंस में। 1950 में इंपीरियल क्रिएटेड केंद्रीय सचिवालय बन जाता है। 1950 में सचिवालय का गठन हुआ पहली बार ब्रिटिश काल में। 26 जनवरी 1950 के बाद एफपीएससी को यूपीएससी और आईसीएस को आईएएस नाम दे दिया गया। 1950 में नाम बदल गए। 1948 से ही महिलाओं को आरक्षण, और 1949 में कर्नाटक की चौनीरा वेलिप्पा मुथम्मा पहली आईएफएस, 1950 में एनआर आजम जॉर्ज, और आईएएस में 1972 में किरण बेदी आईपीएस बनी। महिला आरक्षण मिलते ही महिलाएं, पहली जो थी आईएफएस वो मुथम्मा थी, और आईपीएस किरण बेदी थी। 1948 से महिलाओं को आरक्षण मिला है इन सेवाओं में। अब अगर हम ब्रिटिश कालीन प्रशासन को चार्ट में प्रिपेयर करना चाहें, चार्ट में देखना चाहें, तो सबसे पहले ब्रिटिश ताज, जो क्राउन है, जो महारानी थी वो आती हैं, फिर संसद आता है हमारा, फिर भारत राज्य सचिव और उनकी परिषद, फिर गवर्नर जनरल, वायसराय जिन्हें कहा जाता था, फिर मंत्रिपरिषद, देन विधानमंडल, इंपीरियल सचिवालय और संघीय न्यायालय। ये 3 पार्ट हो गए। एक हो गया हमारा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधानमंडल जो है वो कानून बनाने का कार्य करता है। प्रांतीय गवर्नर होते थे, मंत्रिपरिषद होते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ कमिश्नर, जिला कलेक्टर, ये सब इनके आते थे। इंपीरियल केंद्रीय सचिवालय और अन्य लोक सेवाएं आती है कार्यपालिका में, और न्यायपालिका में संघीय न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय आएगा। ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं और आप ये आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप इस तरह का चार्ट अगर बना के आते हैं एग्जाम में, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। यहाँ तक हमने देख लिया कि जो लोक प्रशासन का विकास एक प्रक्रिया के रूप में किस तरह से हुआ, अलग अलग कालों में प्रशासन कैसा था। अब आने वाले पार्ट 3 में, इस वीडियो के पार्ट 3 में हम देखेंगे कि लोक प्रशासन एक विषय के रूप में किस तरह से डेवलप हुआ है, और उसे समझेंगे। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।